3 दिसंबर 1984 की वो रात जब हवा भी लोगों की दुश्मन बन गई थी। भोपाल सो रहा था लेकिन मौत जाग रही थी। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। शहर के लोगों को नहीं पता था कि एक फैक्ट्री के अंदर एक जहर उबल रहा है और कुछ ही मिनटों में वो जहर उनकी आखिरी सांस बन जाएगा। फैक्ट्री के टैंक में मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ पानी मिल जाता है और एक ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जो किसी को समझने का मौका ही नहीं देती। कुछ ही सेकंड में 40 टन से ज्यादा गैस हवा में फैल जाती है। यानी भोपाल के ऊपर एक सफेद बादल नहीं था, एक मौत का बादल छा चुका था। लोग गहरी नींद में थे लेकिन अचानक आंखें जलने लगी, तेज गले में जलन होने लगी और सांसें भी फूलने लगी। हजारों लोग घरों से भागे, बच्चे रो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वही उनकी मौत भी लिख रही है। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर एक गैस चैम्बर बन गया था। सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े, जिनकी आंखें खुली वो आखिरी बार ही खुली रह गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इंसानों की लापरवाही का एक सबूत था, जिसका असर आज भी 40 साल बाद भोपाल के विक्टिम झेल रहे हैं। चलिए इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में मैं आपको उन विक्टिमों से मिलाता हूँ जिन्होंने इस दर्द को झेला है और उन्हीं की जुबानी से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे ताकि आप उनका दर्द सुन सको ऑन कैमरा। तो चलिए चलते हैं। लाशें देखी हैं था, भगते फिरे सबके साथ जहाँ तहाँ। हम तो नीलवर जंगल में पहुंचे थे, हबीबगंज के जंगल में जरा सी बच्ची को लेकर पड़े थे। दादी बताती है कि वो इस दर्दनाक दौर में नीलबढ़ और हबीबगंज के जंगलों में जा छिपे थे और पहले वैसे भी भोपाल जंगलों से भरा हुआ था। और आपने लोगों की कोई मदद करी या फिर आप भी उस टाइम भागे? लोगों ने हमारी मदद करी, हमने लोगों की मदद नहीं करी। तो भगदड़ मची हुई थी पूरे भोपाल के अंदर के भागो भागो, गैस कांड हो गया, कैसे निकली गैस, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। सब भगदड़ में लगे हुए थे और लाशें पड़ी हुई थी रोड पे, जानवरों की, इंसानों की, सबकी बिल्कुल। और आंखों में आंसू खूब आ रहे थे लोगों के, बेहोश हो जा रहे थे। उस वक्त आप लोग कितने साल के थे, मतलब कितने बड़े थे और क्या? हम तो 5-6 साल के थे उस टाइम। दादी माँ आपकी एज क्या थी दादी जी, उम्र क्या थी आपकी? जब तो हम अच्छे थे, 2 बच्चे थे हमारे, 22 साल की उम्र थी। 3 बच्चे थे, एक 22 लड़की। अभी आपकी एज कितनी, उम्र कितनी है अभी आप? अभी होगी 65-70 की। बताइए उस दिन आपने क्या मंजर देखा? ये देखा साहब, हम 12:30-1 बजे सो रहे थे, समझे। कोई ऐसी मिर्ची आंखों में लगी, हम समझे कि कोई पड़ोसी कोई जला रहा, एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, समझे। थोड़ी देर के बाद में अफरा-तफरी मच गई, भगदड़ मच गए, समझे। कहीं रास्ता मास्ता नहीं देखा, आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, खांसी इस कदर चल रही थी। अपने घर में आन के सो गए। उसके बाद में फिर होश ही नहीं रहा, तो दूसरों ने ले गए नगर निगम की गाड़ी में डाल के अस्पताल। वहाँ फिर हमीदिया ले गए, वहाँ से फिर 1250 में पटक दिया ले जाके, समझे। एक दूसरे को कोई किसी को नहीं देख रहा था, समझे। फिर कॉलेज के लड़कों बच्चों ने वो बाहर से टीम मंगवाई, उन्होंने बेचारों ने बहुत मदद करी हमारी, समझे। विक्टिम आज भी उस दर्द को अपनी जुबान से बयान नहीं कर पा रहे। हर विक्टिम जो आज जिंदा है वो 10 से 25 साल की एज का था उस समय। और उस टाइम पे जब गैस निकली थी, जब था मैं 20 साल का, शादी हो गई थी मेरी, समझे। 1 साल हुई थी मेरी शादी को। मिसेस भी थी, सिस्टर भी थी, तीनों हम थे घर में। और बाकी उसके बाद में घर में कोई बीमारी वगैरह या फिर उससे बीमारी तो सब चली रही है, इलाज चल रहा बराबर, समझे। और सांस की बीमारी हो गई है। आपने मुआवजा भी मिलता है आपको, लेकिन फिर क्या दिक्कत है? मुआवजा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मुआवजा ना के बराबर मिला, सब खा गए, समझे। क्या मिला मुआवजा? कुछ भी नहीं मिला। मुआवजा क्या? गवर्नमेंट से क्या, ये पैसा जो हमारा रखा हुआ गैस कांड का ही मिलना चाहिए। लोग घर से निकलकर भागने को मजबूर थे क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या चल रहा है। बस लोगों की आंखों में जलन हो रही थी और यही सेम प्रॉब्लम हर किसी को हो रही थी। हमारे रिश्तेदारों में वलीमा था, और रात को हमारे रिश्तेदारों में एक भाई था, उसकी वलीमा था। वो खा के आए थे हम, रात में इतवार का दिन था। वो इतवार के दिन हम फिल्म देखने चले गए, तो रात में 1 बजे आए घर पर। बड़ी फिल्म थी, मुगले आजम लगी हुई थी, वो देख के आ रहे थे। उसी रोड पे से आ रहे थे हम, बाद घर में आके लेट रही थे कि थोड़ी देर के बाद में गली के अंदर से लोग चिल्लाते हुए आ गए, आज मिर्ची जला दी, किसी ने मिर्ची जला दी। उसके बाद में वो आलम बढ़ते ही चला गया। बस एक बार जो बाहर निकल के सोते में से उड़ा और अंदर हवा गई
तो बस ये लग रहा था आंखें बंद नहीं हो रही थी और खांसी बंद नहीं हो रही थी, आंखें ऊपर चढ़ती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था बस बंद करने में जान निकल रही थी। यहाँ से लोग भागना शुरू हो गए, हम भी भाग गए। हमारी माँ को लेकर हमारे अपने लाके, हमारा अब्बा रहते थे अल्बर्टा की, तो चौकीदारी करते थे फैक्ट्री। वहाँ पहुंचे, वहां से हमने अब्बा अम्मा को वहीं छोड़ा, मंडी थी, भागे हम ट्रक के अंदर लटक के। जब सुबह वहां से 6 बजे वापस आए, रोड पे से लोग ऐसे लाशें पकड़ के कचरा घर की गाड़ी में डाल रहे थे। सबको हम ढूंढते फिरे, हमारे अब्बा कहीं पड़े थे हॉस्पिटल में, हमारी अम्मा कहीं पड़ी थी। एक दिन हॉस्पिटल में हमारी माँ भर्ती नहीं, वहीं उनको इंतकाल हो गया कम से कम 1-1.5 महीने। जो लोग ठीक ठाक थे उन्होंने सुबह उठकर देखा तो लोग रोडों पर बिखरे पड़े हुए थे, बेहोशी हालात में थे, कुछ मर चुके थे और उन्हें गाड़ियां उठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। जैसे को रोड पे उन्होंने लेगा ये आदमी जिंदा है तो हॉस्पिटल में लेकर पटक दिया। ये तो हम तो मंडी थी, भग गए थे। मैं वहां से सुबह 6 बजे आया वापस, रेत की गाड़ी के अंदर बैठ के। जब वहां से वापस आ रही था तो लोग उड़ा के गाड़ियों में कचरे घर में पटक रहे थे। तो मैं अपने घर में गया तो मेरे घर में कोई नहीं मिला। लोग ढूंढता फिरा कि लोगों ने किया, अरे वो हॉस्पिटल में देखो जाके, तो कोई से हॉस्पिटल में मिला, घर का परिवार वाला कोई से हॉस्पिटल में मिला। और मैं गया हमीदिया हॉस्पिटल में, मेरे इंजेक्शन लगा दिए ये बड़े बड़े, तो डर के मारे फिर घर में आगे पड़ गया। 3-4 दिन के बाद आगे खुली मेरी है। हाँ तो मैं फिल्म देख के आया था, रात को 1-1:30 बज गया था, घर में आगे लेट ही था बस। वो फिल्म पुरानी फिल्म लगी हुई थी यहाँ पे। अरे वो तो बहुत दूर थी, वहाँ पे क्या नाम उसका, लिली टाइम्स पे। हाँ वहां से वापस आ रहे थे हम। हाँ मई हाँ, तो इतवार का दिन था, छुट्टी बाद में अब जाते ही मूवी फिल्म देखने छुट्टी करते हैं अपन। उस टाइम काम करता था। आज भी विक्टिम वाले एरिया का कोई विकास नहीं हो पाया है। वही खुली नालियां और गड्ढे वाली सड़कें आज भी वैसी दिखाई देती है। जो बस्ती के अंदर जो गैस कांड के बाद से जो होना था ना, वो आज तक कुछ सुविधा नहीं मिली है। लाखों रुपए अस्पताल में लगा दी, भोपाल हॉस्पिटल में लगा दी, लेकिन वहां भी कोई इलाज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, समझे। घर वालों को जाने नहीं देते, और उसमें तो ऐसा होता है कि किसी की चीड़ा फाड़ी कर दे तो वो खत्म ही हो जाता है। कोई सुविधा नहीं है। जेपी नगर जो तरक्की होना चाहिए थी वो तरक्की आज तक नहीं हो पाई है। ना नाली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा, कोई चीज की सुविधा नहीं है। लेकिन वो लोग तो बड़े-बड़े ऑपरेशन लगा के बड़ी-बड़ी चीजें बोलते हैं कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, इन लोगों को इतना पैसा दे रहे हैं। क्या दे रहा, खाक दे रहा, वो उनके तो पेट भर जाए पहले, वो तो अपनी जेबों में यहाँ से ले जाएंगे साहब रैली। अरे साहब पैदल चलो, दिल्ली चलो, वहां से ले जा दिखाते साहब। जब तुम पैदल क्यों आ रहा हो, जब तुम्हें गैस नहीं लगी तो पैदल आने की जरूरत ही नहीं है। और सरकार भी बोलती है कि हमने पैसा पहुंचा दिया, लेकिन नहीं, कुछ नहीं पहुंचाया सरकार ने, कोई पैसा नहीं पहुंचाया। कोई अंतिम, हाँ नेताओं के पास जरूर आए, बड़े बड़े पेट वाले भर चुके हैं, लेकिन गरीबों के पास कुछ पैसा नहीं आया। 25,000 के अलावा कुछ पैसा नहीं मिला 2 बार, बस। इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। उस वक्त आपको क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत कुछ हुआ था, आंखों का भी नुकसान हुआ था साहब। ये गैस बन जाती थी, पेट मतलब उसमें हाथ दोनों के, सब चीज की परेशानी है, लेकिन वो तो अल्लाह चला रही है बस। ये तो आपके बच्चों के साथ भी हुई थी बाद में? मेरे साथ मैं तो अकेले ही था घर में, मेरे माँ बाप थे। जब 1984 में गैस निकली थी, इतवार का दिन था, साजनाबाद पे रहते थे उस टाइम पे। गैस की टीवी नई आई हुई थी, उस पे शायद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, उस पे फिल्म आई थी दामाद फिल्म, हम देखकर आ रहे थे घर से। तो यहाँ पर 11-12 बजे सोऊंगे, उसके बाद देखा तो भाग दौड़ चालू हो गई। तो मेरी माँ जो थी ना, वो है ना हाथ पकड़ के मुझे ले गई। उसके बाद क्या, जहांगीराबाद पे लगी बस मिली, बस से फिर हम सीहोर चलेगा। फिर उसके बाद हमें कोई होश नहीं। आप लोगों को किसने बचाया था उस वक्त? किसने आपको देखो तो सब भागा दौड़ी हो रही थी, तो ठसके लग रहा, घास लग रही थी, मिर्चें लग रही थी, सब भागने लगे तो हम भी भागने लगे। सरकार कहती था ओनली 5-7 हजार लोग विक्टिम थे इसके, एक्चुअल कितने लोग? अरे साहब वो गिनती बेहिसाब बहुत मरे, लेकिन है ना आंकड़े नहीं बता सकते, कोई आंकड़े नहीं बता सकता कितने थे। लेकिन उनके दिलों से पूछो, जिनके घरों से जाने गई हैं, जिन्होंने किया मतलब है ना गैस खाई है, अभी तक भुगत रहा है, अपनी जेब से पैसा लगा रहा है। फैक्ट्री यही है आपके पास? हाँ फैक्ट्री तो यही है, और यही पूरा जेपी एरिया है? हाँ पूरा जेपी नगर एरिया है। दवा लेने जाओ, दवा सही से लेते, डॉक्टर पर पूछता है इलाज क्या बीमारी, वजह देखता है कुछ, तो फौरन पर्चे पे दवा लिख देता है, आला लगा के नहीं देख रहा है। ये अस्पताल में जाओ, ये वाले ये डीआईजी बंगले में जाओ, अगर लाइन लगी है कोई अपना वाला जाकर तो फौरन आ जाओ, सब पर्चा पहले बन जाएगा उनका। पहले बहुत रिश्वत चलती थी। सरकारी हॉस्पिटल है? हाँ है सरकारी हॉस्पिटल में।
और आपको तो सबूत के साथ दिखा दे, लेकिन क्या है, सारे एनजीओ ने आपकी लड़ाई लड़ी भी, लेकिन वो आप तक मदद पहुंची नहीं पहुंची हमें नहीं पता। अरे वो तो सब उन्होंने अपने पेट भरे, सब जितने भी है ना अपने पेट भरे, फार्म भर दो 10-10 20-20 रुपए ले लिए, वो कचरे घर में डाल दिए नदी में। बहुत सारे एनजीओ यहाँ कैंप लगाएंगे लास्ट दिन, वो तो 3 दिसंबर के लिए जाते दिखाने के लिए, हम बहुत कुछ कर रहे, बहुत कुछ रहे, फिर मामला खत्म हो जाता है, उन्हें पैसा मिल जाता बस। हर इंसान लड़ने को तय, लेकिन नहीं समझे। तो ये अब तो चल रहा भाई, अल्लाह चला रही है, वो सोचा हमारे ऊपर चल रही है गाड़ी, गाड़ी किसी पे नहीं, सिर्फ अल्लाह चलाता है, इसके अलावा कोई नहीं चला सकता। अपने मजदूरी कर रहा है, ये जा रहे हैं सब कमा के ला रहा है, जितना बंदी उतना कर रहा है। अब जो हुआ है क्योंकि वो सरकार तो अपनी जेब में भरे हुए है ना, सरकार को लाखों रुपए लूट रही है लोगों से, क्या है, लेकिन कोई जेपी नगर में कोई सुविधा नहीं। आप तो खुद देख रहा, ये देखो पानी गंदा आता, खुदाई करती, ये देखो आप नहीं, आपको देखो गैस कांड के टाइम फिर कितनी तरक्की होना चाहिए थी जेपी नगर की। ये एमपी नगर के उस तरफ जाओगे, अरेरा नगर में बड़े लोग बहुत हाँ तो पैसे वाले बाहर के लोग बसे होंगे, सबसे ज्यादा उन्नति यही होना चाहिए। बस 3 दिसंबर आता है तब आ जाते दिखाने के लिए, आशा आगा, उसके बाद सब खत्म मामला। लोग इस भगदड़ में 2-3 किलोमीटर नहीं 10-10 20-20 किलोमीटर तक पैदल भागे थे ताकि अपनों को ढूंढ सके और सेफ जगह पहुंच सके। जिसका दर्द है वही जानता है। आधा उस टाइम 12-1 बजा था, उस टाइम निकली, जलन सी हुई एकदम, फिर घबराहट सी हुई, फिर हम लोग भगे बच्चों को लेके दबा के चादरे में कम्बल में, वहाँ से हफीगंज नाक गए, फिर चौक गए, वहाँ से फिर गांधीनगर तक पहुँचे, गांधीनगर में रहिए, वहाँ से गिर नहीं, जलन सी पड़ी और एकदम दिख नहीं दिया हम लोगों को। आपकी किसने मदद करी? मदद क्या, एक दूसरे ने, जनता नहीं करी, वहाँ के लोगों ने, कहीं पानी लगा तो कहीं आंखों में दवा डाली। ऐसा बोलते हैं कि स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छी मदद करी थी, हॉस्पिटल के हाँ, हॉस्पिटल में नहीं, उसके बाहर करी बच्चों ने, स्कूल कॉलेज के लड़कों ने। और पैसा है तो पैसे मांगने आते थे, लगे नहीं, मोदी ने पैसा मिल गया तो मंजूर करा मजिस्ट्रेट ने, तो वो मोदी ने साइन नहीं करे, तो क्या लगे कोई गैस नहीं लगी है भोपाल वालों को, जेपी नगर वालों को। भाई हमें मुआवजा चाहिए, हमें तकलीफें खाती है, आंखों से कम दिखता है। घर में कोई परेशानी या बीमार हुआ तो? बीमार नहीं, बीमार यही है बस, खांसी बुखार सर्दी और आंखों से कम दिखना। जो आज 50 साल के हैं और पहले मस्त हष्ट पुष्ट थे, यानी 20 से लेके 25 साल के थे, उन्होंने इस दर्द में लोगों की बहुत मदद की। जो आज जिंदा है वो बताते हैं कि हमने बहुत मदद की लोगों को। 2 दिसंबर 1984 रविवार का दिन था और सोमवार को 3 तारीख थी। हमारे और यूनियन कार्बाइड कारखाने के बीच में केवल 50 फीट की दूरी थी, जो बीच में सड़क है। रात को लगभग 12 बजे के करीब ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई बहुत तेज मिर्चियां जल रही हो या कोई ने पिसी हुई मिर्ची हमारी आंखों में डाल दी हो। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे और 1 सेकंड भी नहीं रुक पा रहे थे। माना इतना तेज प्रभाव था उसका कि हमको समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या है। कहीं तो हम अनुमान लगा रहे थे कि कोई बम विस्फोट हुआ है या कोई मिलिट्री या कोई बाहर हो गया है, ऐसा महसूस कर रहे थे हम। पर हमने भगना ही अच्छा महसूस किया। तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी उस समय कि हुआ क्या है और हमें करना क्या है, और कितना हुआ है ये भी पता नहीं था। वो तो सुबह हमको पता चला कि पूरे भोपाल में ही ऐसी स्थिति हुई है। ये वो पीड़ित है जो फैक्ट्री से लगभग 200 मीटर की दूरी पर रहते हैं और आज भी वहीं रहते हैं। तो सोचो, दर्द सबसे पहले इन्होंने ही झेला था, चाहे आंखों की जलन हो, चाहे गले का सूखना हो, चाहे फेफड़े का दर्द देना हो। ये जान भी इन्हीं परिवारों में से गई थी। खतरनाक मंजर ये था कि आंख तो हम खोल ही नहीं सकते थे, आंख खोल नहीं सकते थे, भागना ही भागना था कि भाई भागो, पता नहीं कहाँ भागना है, वो किधर जाना, किधर बचेंगे, क्या होगा। उस टाइम कोई पीड़ित हुआ आपके घर में या फैमिली में? सब पूरे परिवार पीड़ित हुआ, पूरा मोहल्ला पीड़ित हुआ, पूरा शहर पीड़ित हुआ। मेरी उस समय उम्र होगी लगभग 24 साल होगी। और गैस से आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? अभी क्या हो? अभी वर्तमान में लंग्स में खराबी है ना, लंग्स तो बहुत खराब है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आज भी थोड़ा चलने में सांस फूल जाती है
और किडनी और लिवर भी हैं जो डैमेज हुए हैं उससे। अब वो अंदरूनी होते हैं वो डैमेज, जो मेडिकली जो जानते हैं वो बता पाते हैं ये बातें, कि वो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। वो तो जहरीली गैस थी, और जहरीली गैस का नाम मैं बताऊं आपको, मेथिल आइसोसाइनाइड। इतनी खतरनाक गैस थी जिसका टेस्ट तो वैज्ञानिक लोग भी जीभ पे टेस्ट नहीं बता पाए। हम लोग तो भगवान की कृपा से बच गए हैं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। जब हम सुबह लौटे, दौड़ के आए सुबह लौट के 5 बजे, उस समय ये मंजर था कि सड़कों पे आदमी पड़े हुए थे, जानवर मरे हुए पड़े थे, लोग मरे हुए पड़े थे। बहुत खराब स्थिति। हम जिस घर में रहते हैं, यहाँ से मकान नंबर 1 से लेके 11 तक लगभग 40-50 लोग मारे गए थे। विक्टिम बताते हैं कि दर्द का मंजर ऐसा था कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। सब अपने अपने परिवार को सुरक्षित जगह ले जाना चाहते थे और भाग रहे थे रोड पर, एक दूसरे को खूंद कर, एक दूसरे की लाशें पर पैर रखकर। यूं कहे तो बस लोग ऊपर वाले के भरोसे थे और दुआ कर रहे थे कि वह भगवान ही उनकी जान बचाए। तो आपको किसने बचाया था और कौन? कोई ने नहीं बचाया, ईश्वर ने बचाया। हम खुद भागे, हम में जितनी बुद्धि थी, कोई नहीं आया बचाने। आपको ये डर था कि हम अब बस ये हमारा लास्ट दिन है, इसके बाद अपनी दिखाएंगे? उस समय तो खैर दौड़ ही दौड़ लगा रहे थे, लेकिन जब सुबह आए तो हमने पड़ोस में पता किया कि बशीर भाई के 5 लोग खत्म हो गए, रहीम भाई के 4 लोग खत्म हो गए, इनके यहाँ एक बेटा खत्म हो गया हमारे पड़ोस में, और फरीद भाई के 8 लोग खत्म हो गए। तब हमको एकदम घबराहट हुई। एकदम 66 लोग यहाँ से माता 11 मकान में 66 लोगों के मारे जाने की खबर सुन के ऐसा लगा कि अब तो सबको ही जाना है, 2-4 घंटे बाद जाना है या 1-2 घंटे बाद जाना है, ऐसी स्थिति हुई। आंखें हमारी इतनी बड़ी जो कुव्वत है, ये आंखें इस तरह से आप देखोगे, ऐसे हम निकाल के देखते थे, इतने मोटे मोटे हो गए। इनमें हम पानी, बाद में आए वो दवाइयाँ, बर्फ की सिल्लियां, इतने बड़े टुकड़े हम इसमें आंखों में कपड़ों में लगा के रखते थे, जिससे हम देख पाते। तो 8 दिन में करीब हम आंख खोल पाए। तो किसी को नहीं मालूम थी, ना डॉक्टरों को मालूम था कि है क्या ये। पैसे से वकील भी है, पैसे से वकील भी हैं। सरकार ने जो कुछ दिया है, ये तो लोग बहुत जल्दी गिन लेते हैं कि इनको 2 लाख मिले कि 5 लाख मिले। हमारा करोड़ों का शरीर है जो कहीं से बनाया नहीं जा सकता, वैज्ञानिक लोग बना नहीं सकते, सरकार दे नहीं सकती, ये तो कुदरत की देन है, इसकी तो कोई कीमत नहीं है। लेकिन जो कुछ भी दिया है, अब उससे हम अपंग जैसे हो गए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे मजदूर वर्ग तो काम करने नहीं जा पाते, सांस भर जाती है, हाथ पैर टूटे रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती। अब ये अंदरूनी जो परेशानियां हैं वो पब्लिक को नहीं मालूम है। सरकार तो ये कहते हमने तो दे दिए 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और सरकार ने इतना कम दिया है, और इस तरह से दिया कि 200-200 रुपए उन्होंने दिए। वो 18, कोई के 18,000 काट लिए, कोई के 20,000 काट लिए, कोई के 25,000 काट लिए, 25 में से 25 गए बराबर, तो वो खर्चे ही हो गए बैठे बैठे। नतीजा कुछ नहीं है। कहने को सरकार ने बताया कि हमने 714 करोड़ 735 करोड़ में वो कर लिया, लेकिन 10 साल में उन्होंने पैसे नहीं बांटे अभी तक भी, उसका ब्याज ही बट रहा है ना। उसमें से अस्पताल खोल लिए, उसमें से सड़कें बना दी, उसमें से उनको पीड़ित लोगों को कहाँ मिल पाया। जेपी नगर वैसा का वैसे ही दिख रहा है। नहीं, वैसा के वैसे ही मतलब यही है कि जो पीड़ित है, मकान मत देखो आप भाई, कुछ लोगों ने मकान बना लिए, झोपड़ियां थी तो मकान तो बनाना स्वाभाविक है ना। पक्का बना लिया तो लोग समझ रहे हैं कि बहुत संपन्न हो गए थे, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, है ना। गाड़ियां खड़ी हैं ये सड़क पे, कोई समझ रहा है गाड़ियां ले ली, पैसा मिला था और उसी वक्त हुआ था दंगा, तो लोगों ने डर के मारे है ना, ध्यान नहीं करा, अपने मकान बनाए, ऐसे मकान बने। हाँ, ताबड़तोड़ मकान बनाए गए। एडवोकेट साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम नारायण स्वर्णकार, एडवोकेट। आपने अपनी तरफ से भी लोगों की मैंने बहुत मदद की है, मैं बताना नहीं चाहता। मैं तो एक समाज सेवक था, मेरी आत्मा मेरी दुखी, मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे बचाया है, और बचाया तो मुझे करना चाहिए। मेरे माता पिताओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे दया धर्म ही सिखाया, तो मुझे लगा कि भाई मुझे करना चाहिए। मैं बच गया हूँ भगवान की कृपा से। तो मैंने यहाँ मेडिकल कैंप भी लगवाए, योगासन के कैंप लगवाए, दवाइयाँ बंटवाई,
मैंने खुद अपने घर से टेबल कुर्सी निकाल के क्लेम भरे, हजारों क्लेम भरे, सैकड़ों आवेदन हाथ से ही बना के दिए निःशुल्क लोगों को। मोतीलाल वोरा आते थे मेरे घर के दरवाजे पे, गाड़ी रोकते थे, मुख्यमंत्री थे, वो मोहल्ले में घुमाने ले जाते थे स्थिति पता करने। मैं उन स्वर्गीय आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो बेचारे भले आदमी थे जो उन्होंने घर घर जाके लोगों की तकलीफें सुनी और उनसे जो बन पाया शासन सत्ता से वो उन्होंने जरूर किया जाए। मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। असर तो खून में मिला हुआ है, वो खून पूरी बॉडी में घूम रहा है, किडनी में जाए, हार्ट में जाए, लिवर में जाए, कहीं भी जाए, उसका असर तो सब जगह है। और उससे और बड़ा असर ये है कि इनको मालूम नहीं था कि इनका इलाज क्या करना है। बस ये इतनी सारी गोलियां देते रहे। आप हमारी गदेली देखेंगे तो 10 ग्राम 20 ग्राम की हमको इतनी गोलियां दे देते सवेरे, और उससे ही पेट भर जाता था नाश्ता में, और वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं। सरकार इसकी गणना थोड़ी कर रही है, कोई नहीं सोच रहा है, इनको तो पैसे मिल गए। ये नहीं देख रहा कि हमने इतनी सैकड़ों दिनों तक हमने वो गोलियां खाई, 10 ग्राम 20 ग्राम 3 आज भी खा रहे। वो तो सर ऐसा मंजर था, हजारों लोगों को एक साथ जलाया जा रहा था, एक साथ गाड़ा जा रहा था। उनका पता नहीं था कि ये कौन धर्म के हैं। जल गए तो जल गए, मुस्लिम है तो भी जल गए, हिंदू है तो भी गड़ गए। कोई नहीं देखने वाला था ये क्या है और क्या नहीं। बहुत बुरा मंजर था ये। मैं गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग जीवित बचे हैं, उनकी पीढ़ियां जीवित बची हैं, उनमें भी असर है इसका। हमने तो खाई जो खाई, हमारे बच्चों में और उनके बच्चों में है। इनकी रिसर्च चलना चाहिए और इनको सही सटीक इलाज मिलना चाहिए और रेगुलर पेंशन के रूप में इनको मिलना चाहिए। गैस की फाइल दबाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सच कह रहे हो। इसमें ये कहना है कि ये तो क्राइम उन्होंने जानबूझ के किया है। ये जो क्राइम हुआ है, इतनी बड़ी फैक्ट्री को बगैर लाइसेंस के चलने दिया, उसकी सेफ्टी के कोई मेजरमेंट नहीं थे, उनको कोई देखने ही वाले नहीं था। और मैंने जहां तक सुना है, मैंने स्वयं सुना है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मुझे BBC लंदन सुनने का बहुत शौक था। तो सुबह मैंने BBC लंदन, आंख तो बंद थी मगर BBC लंदन सुना मैंने। उसमें हिंदी के समाचारों में उन्होंने साफ कहा कि ये मेथिल आइसोसाइनेट गैस है, इसको हमने प्रैक्टिकल के तौर पे निकाल के देखा है कि कितने लोग कैसे मरते हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ आपको ये। और इसका जो मुआवजा होगा, जो भी मांगेंगे हम सब देंगे, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल किया, हमने तो इसके लिए बजट बना के रखा है। हजारों करोड़ भी हमें देना पड़ा तो देंगे। लेकिन बीच में ये राजनीति घुसी, किसने इसमें क्या खेल खेला, सरकार ने क्या कमाया, नेता लोगों ने क्या कमाया, उन्होंने सब कचरा कर दिया। हजारों करोड़ रुपए आज लोगों को मिलते तो बेचारे अपनी सुख सुविधा से रहते, है ना, व्यवस्थित रहते, है ना। वो व्यवस्थित कुछ नहीं हुआ। मेडिकली ट्रीटमेंट जो है अभी भी उचित नहीं है। अनक्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हुए जिन्होंने अपने नेताओं के शोर से या रिश्वत देके भर्ती हो गई है। बस वो BP की गोलियां खिलाए जा रहे हैं। साइड इफेक्ट हो रहे हैं इनके। कभी कुछ हो रहा है कि गोली बस ये दे देते। याददाश्त भूल रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा हमने सुबह क्या खाया। हाँ, इतने तंदुरुस्त आदमी है मगर यही पता नहीं चल रहा है। अब 2 महीने हो गए हमारी तबीयत खराब हुई है। मेरी मिसेज को हार्ट अटैक आया, इन बहन को हार्ट अटैक आया, इनके अभी एंजियोग्राफी होना है। मेरी मिसेज की एंजियोग्राफी हो गई। मेरा बेटा का ब्रेन हेमरेज हुआ, वो एक्सपायर हो गया। जवान लड़का 40 साल का, आपकी उम्र का है। बस ये गोलियां खाए हम बस ये है कि किससे कहे और कौन सुनने वाला है। ये सुबह खाने की पकाना है। इसमें लिफाफे बने रखे हैं, बना के रखे लिफाफे। अब सब लोग अनपढ़ है, कोई दवाइयों का ज्ञान तो है नहीं है। ये इसका लिफाफा, ये सवेरे का लिफाफा, ये दोपहर का लिफाफा, ये रात का लिफाफा, ये शाम का लिफाफा। सरकारी दवा फ्री में देती है आपको। ये दवा वो जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल खोला वहां से मिलती है, वहां हमको दिखाना होता है। ये दवा वो जैसे ये चल रही है। अच्छा, इसके अलावा उनकी हड्डी दुख रही है, कोई इलाज नहीं हड्डी का उसमें है। जाओ, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट का इलाज हो जाता है। किडनी का कोई इलाज नहीं है, वहाँ कोई एक्सपर्ट नहीं है। और आपको जांच की भी देंगे तो आज तारीख दे दी उनने, आज जांच कराओ, तो 1.5-2 महीने तक जांचों की तारीखें मिलती रहती है।
वो मशीन बनाई, एंजियोग्राफी, जो मेडिकली जो यंत्र हैं जिनसे जांच करी जाती है, उनकी डेटें डेट 2-2 महीने बाद की मिलती है। फिर उसमें कोई एक्सपर्ट रिसर्च नहीं है उसमें। बिल्कुल नहीं। हाँ। मतलब गरीब आदमी के साथ जो होता है वो हो नहीं दिया जाता। बोल नहीं पाता साहब बेचारा। ये दवाइयां, इन विक्टिमों की दास्तान सुनकर और इनके बीच जाकर बात करके मुझे एक एहसास हुआ कि वाकई में इन्हें जरूरत है। चाहे कोई सोसाइटी इनकी मदद करे, चाहे सरकार इनकी मदद करे, पर इन्हें मदद मिलनी चाहिए। आज भी ऐसे लोग जिंदा है जिन्हें दवा रोज लगती है और हॉस्पिटल में दवा तो देती है, लेकिन उन्हें इंटरनली प्रॉब्लम बहुत सारी है। चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उन्हें प्रॉब्लम रोज हो रही है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि बिल्कुल इनकी मदद करे और एक अच्छी टीम बनाकर घरों घर जाकर इन्वेस्टिगेशन करके इन्हें मुआवजे के रूप में जो लगता है वो जरूर दे। जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पेपर वर्क को छोड़कर फील्ड वर्क पे उतरना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।